दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे लोकतंत्र में दलितों की भागीदारी के सवाल लेख के भाग 2 के ऊपर, जो चंद्रभान जी द्वारा लिखे गए अंग्रेजी महाग्रंथ का हिंदी अनुवाद विश्वासघात की समीक्षा है। इसके तहत कमल भारती जी बताते हैं कि देश भर में घूम घूम कर विभिन्न राज्यों से चंद्रभान जी ने बड़ी मेहनत से कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं जो दलितों की एक्चुअल कंडीशन को दिखाते हैं। सरकारें जो लैंड फॉर्म के नाम पर और दलितों की शिक्षा के नाम पर प्रचार प्रसार करती हैं, आखिर इन सब बातों में कितनी सत्यता है, उन आंकड़ों से ये पता लगाया जा सकता है। और साथ ही वे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि सभी सरकारों के जो एजेंडा में सांप्रदायिक हिंसा तो है परंतु जातीय हिंसा नहीं है। और चूंकि दलितों के खिलाफ छोटी छोटी बातों पर भी भीषण जातीय हिंसा होती है, इसलिए उन्हें हथियार रखने का जो लाइसेंस है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के लेख का विषय है सवाल बहेलियों के पुनर्वास का क्यों नहीं। 1997 में इस तरह की मांग उठाई गई थी और सरकार ने जो है बहेलियों के शिकार करने पर और पक्षियों को पकड़ने पर रोक लगा दी थी। तो तब संसद में इसकी अनुगूंज सुनाई दी थी। उसी के ऊपर ये लेख फोकस करता है। चलिए, सवाल बहेलियों के पुनर्वास का क्यों नहीं। हिंदू समाज व्यवस्था के निर्माता मनु ने वेदों के अध्ययन को विशेष अधिकार का विषय माना है। क्योंकि प्राचीन समय में वेदों का अध्ययन शिक्षा के लिए किया जाता था, इसलिए मनु सबके लिए शिक्षा के अधिकार का पक्षधर नहीं था। उसने शूद्रों को वेदों के अध्ययन के अधिकार से वंचित किया। उसने उसे तीनों उच्च वर्णों का विशेषाधिकार स्वीकार किया। उसने शूद्र को वेदाध्ययन से रोकने के लिए न सिर्फ दंड विधान किए बल्कि शूद्र की उपस्थिति में वेदाध्ययन करने पर भी निषेध किया। जब शूद्र की यह स्थिति थी तो दलितों और वर्ण संकर जातियों की वंचनाएं तो और भी भयानक थी। मतलब शूद्र जो ओबीसी में आते हैं, वो ताकतवर कम्युनिटी माने गए हैं, बावजूद इसके उनकी जब इतनी बुरी हालत थी तो जो अस्पृश्यता का दंश झेल रही जातियां थी वो तो किसी गिनती में ही नहीं आती। मनु ने उनके लिए निंदित और घृणित कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करने का विधान किया था। इसमें किसी का रथ हाँकना, किसी का चिकित्सा करना, किसी का जनाना खाने में स्त्रियों का कार्य करना, किसी का मछली मारना, किसी का जंगली पशुओं का वध करना, किसी का बर्तनों का बजाना, किसी का मधु बेचना, किसी का तमाशा दिखाना और किसी का पक्षियों को पकड़ना जीविका का कार्य था। कुछ अपराधशील जातियां भी हैं जो अपराध करके जीविका कमाती हैं, तो कुछ जातियों का कार्य भीख मांगकर जीवन निर्वाह करना है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि तीनों उच्च वर्ण शासक बने रहें। शिक्षा से वंचित और निंदित व घृणित कार्य करने वाली जातियां शासित ही बनी रह सकती हैं। मतलब इन्हीं सब तरीकों से। तो शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंस है, एक बार फिर उसका महत्व आप जान लीजिए। इंसान तो ये कहे ही नहीं जा सकते क्योंकि गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीते हैं ये लोग। ऐसी ही किसी जाति को जब अपनी गुलामी का एहसास होता है तो वह उससे छुटकारा चाहने लगती है, तो शासक वर्ग व्यवस्था की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठता है। व्यवस्था की सुरक्षा की यही चिंता हमें हिंदू समाज के सारे आंदोलनों में दिखाई देती है। चाहे वे ब्रह्म समाज का आंदोलन हो, चाहे आर्य समाज का हो और चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, इन सभी आंदोलनों में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बातें थी, उसी के बारे में चिंता थी। यहाँ तक कि खेतीहर मजदूरों, मछुआरों और पर्यावरण के नाम पर मेधा पाटेकर, जगन्नाथन और सुंदर लाल बहुगुणा के आंदोलनों में भी हिंदू व्यवस्था को बचाने की चिंता ही मूलतः है। डॉक्टर अंबेडकर दलितों और मजदूरों के दो शत्रु मानते थे, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। दोनों में चोली दामन का साथ है और इस सरकार ने इस साथ को बड़ी खूबी के साथ निभाया है। ब्राह्मण बनिया गठजोड़ से जो सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, उसे आप देख सकते हैं। हर रोज पुल ढह जा रहे हैं, जितनी सड़कें हैं वो धंस जा रही हैं, निर्माण कार्य जितने भी इनके किए हुए, राम मंदिर की छत तक टपक रही है। विजय पथ तो जो था वो भी सारा धंस गया जमीन के अंदर।
इसके बावजूद वहां पूंजीवाद हिंदू समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, वहां ब्राह्मणवाद पूंजीवाद का भी विरोधी हो जाता है। मतलब ब्राह्मण जो है वो पूंजीवाद का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना वो उसके लिए खतरे में ना पड़े। यदि पूंजीवाद जो है ब्राह्मणवाद के लिए खतरा बनने लगता है तो ब्राह्मण उसका भी विरोध करता है। तमिलनाडु के गांधीवादी सत्याग्रही जगन्नाथन के आंदोलन को ही लीजिए। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा समुद्री तट पर झींगा मछली उद्योग चलाने के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि इससे 3 लाख परंपरागत मछुआरे खेतीहर मजदूर बेकार हो जाएंगे। बेकार होने का अर्थ है कि वे दूसरे व्यवसायों से जुड़ेंगे और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी का अधिकार मांगेंगे। इसीलिए जगन्नाथन इन लाखों परंपरागत मछुआरों को मछुआरा ही बने रहने देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वर्ण व्यवस्था को नष्ट होने से बचाया जा सके। घृणित और निंदित कर्म में लगे ये 3 लाख मछुआरे इतने जागरूक नहीं हैं कि अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को समझें और अपने में आर्थिक मुक्ति की चेतना विकसित करें। ब्राह्मणवाद ये दर्शन उन्हें देना भी नहीं चाहता। उसका हित तो इसमें है कि वे अपनी पुश्तैनी धंधों में लिप्त रहें। बकौल सुंदर लाल बहुगुणा जगन्नाथन अपनी फरियाद लेकर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए और उनसे उस बिल का विरोध करने को कहा जिसे कृषि मंत्रालय ने समुद्र तटीय क्षेत्र नियमों के प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करने के लिए प्रस्तुत किया है और जो राज्यसभा में पारित हो चुका है। तो इस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार जो है वो विरोधी दल के तौर पर संसद में मौजूद थी। वाजपेयी जी को जगन्नाथ ने यह भी बताया कि समुद्र तटों के तबाह होने से उन पर स्थित हजारों मंदिर, मस्जिद और गिरजे भी नष्ट हो जाएंगे। यह है व्यवस्था का प्रश्न जो जगन्नाथन जैसे ब्राह्मणवादी नेताओं को चिंतित करता है। जब पुश्तैनी धंधे भी छूटेंगे और मंदिर भी ना रहेंगे तो व्यवस्था कैसे सुरक्षित रह सकती है। मतलब न केवल मछुआरे अपने पुश्तैनी काम छोड़कर दूसरे धंधों में लगेंगे, उसके साथ साथ उस जमीन पर बसे हुए जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हैं यानी कि पूजा स्थल हैं वो भी टूट जाएंगे। तो आमदनी का बड़ा फर्क पड़ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हट जाएगा। ऐसा ही एक मामला बहेलियों से संबंधित गत दिनों विद इन ब्रैकेट 8 मई लोकसभा में शून्य काल में उठाया गया। जनता दल के नेता MAA फातिमी ने लोकसभा में ये मांग की कि तोता मैना तथा अन्य छोटी चिड़ियों को पकड़ने और उसकी बिक्री पर रोक लगाने को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस रोक से बहेलिया समुदाय की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इस संबंध में पर्यावरण के नाम पर यूरोपीय संस्कृति को थोपे जाने की निंदा की। जहां समता पार्टी के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम नायक ने इस मांग का समर्थन किया है, वहीं जनता दल की ही सांसद भगवती देवी संसद के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गई हैं। तो मतलब जब इन्हें कुछ समझ नहीं आता तो ये उसको जो है विदेशी मॉडल या यूरोपियन मॉडल की संज्ञा दे देते हैं। क्या बहेली समुदाय सचमुच पक्षियों को पकड़ने पर लगाई रोक को हटाना चाहते हैं? क्या ये मांग उन्होंने की है या उन लोगों द्वारा की जा रही है जो बहेलिया समुदाय के जागरूक हो जाने की आशंका से भयभीत हैं? तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कमल भारती जी यहाँ पर उठा रहे हैं कि ये मांग बहेलियों द्वारा उठाई जा रही है जिनकी पुश्तैनी धंधे छीने जा रहे हैं, या उनके द्वारा जिन्हें ये डर है कि उनकी व्यवस्था पर ये करारी चोट है। 2 प्रश्न इस संबंध में विचारणीय हैं, एक बहेलिया समुदाय की जीविका की दृष्टि से और दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से। जनता दल नेता पर्यावरण के प्रश्न तो बेमानी मानते हैं। वे कहते हैं कि पर्यावरण के नाम पर यूरोपीय संस्कृति को थोपा जा रहा है, लेकिन यदि हम इसको सत्य मान भी लें तो भी यूरोपीय संस्कृति पक्षियों के प्रति ज्यादा संवेदनापूर्ण दिखाई देती है। और भगत सिंह के जितने भी आर्टिकल थे उसमें भगत सिंह ने भी ये सारी बातें कही हैं कि यहाँ पर बोला जाता है कि पश्चिमी संस्कृति और बड़ी बेकार है, जबकि हकीकत यह है कि पश्चिमी सभ्यता जो है हमारी सभ्यता से लाख दर्जे बेहतर है। आगे सुने। क्या हमारे नेता पक्षियों के प्रति संवेदनहीन हो गए हैं?
पेड़ और पक्षी पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए पर्यावरण का प्रश्न निरर्थक नहीं है। यदि जनता दल नेता फातमी को पर्यावरण का प्रश्न निरर्थक लग रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि वह ऐसी संस्कृति से आए हैं जहां अहिंसा और दया का कोई महत्व नहीं है, और वह उस कुलीन संस्कृति के भी अंग होते हैं जहां छोटे छोटे पक्षियों को पिंजड़ों में कैद करके घरों के ड्राइंग रूम में सजाया जाता है और कुछ विशिष्ट पक्षियों का मांस खाना शान और शौकत समझी जाती है। बहेलिया समुदाय पक्षी पकड़ने पर लगी रोक को क्यों हटवाना चाहता है? क्या इसलिए कि उसकी जीविका खतरे में पड़ गई है? यदि सचमुच ऐसा है तो मानना पड़ेगा कि बहेलिया समुदाय अभी भी अज्ञानता के घोर अंधेरे में है और उसे अपने इंसान होने का बोध ही नहीं है। वह हमेशा हमेशा पक्षी पकड़ने के परंपरागत धंधे को ही करते रहना चाहता है। बहेलिया समुदाय की यह कोमा में पड़े रहने की स्थिति कुलीन शासक वर्ग और व्यवस्था के रक्षकों के लिए अत्यंत शुभ है। मतलब यदि ये मान भी लिया जाए कि ये मांग बहेलियों द्वारा उठाई जा रही है, तो वे तो ऐसा अज्ञानतावश कर रहे हैं, अशिक्षा की वजह से कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि शिक्षित होने के कितने फायदे हैं। लेकिन समस्या यह है कि पक्षियों को पकड़ने और बेचने पर प्रतिबंध होने के कारण बहेलिया समुदाय के लोगों को दूसरे सम्मानित व्यवसायों में लगाने का मामला आड़े आ रहा है। इस पुनर्वास का स्पष्ट अर्थ है कि बहेलिया समुदाय की कोमा की स्थिति खत्म हो सकती है, उनके अज्ञान का अंधेरा छट सकता है। सिर्फ संभावना ही नहीं है, वह अपनी अस्मिता का प्रश्न उठा भी रहा है और स्वतंत्रता तथा समता के अधिकार के साथ रहने की आशंका उसमें पैदा भी हो गई है। यह स्थिति निश्चित रूप से कुलीन शासन वर्ग और व्यवस्था के रक्षकों के लिए शुभ नहीं है। क्या ऐसा नहीं लगता कि इसीलिए शासक वर्ग अपने हित में बहेलिया समुदाय की जीविका के बहाने पक्षियों को पकड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटवा कर उसे हमेशा हमेशा पक्षी पकड़ने और उसी पुश्तैनी धंधे से जोड़े रखना चाहता है? अच्छा प्रश्न है। इसका सवाल इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। याद कीजिए, कुछ ही साल पहले की बात है जब लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद भीम सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के उन गांव की सूची पेश की थी जिसमें शासक जाति के लोग विदिन ब्रैकेट सामंत ब्राह्मण दलित जातियों को परंपरागत घृणित और निंदित कार्य करने के लिए बलपूर्वक बाध्य कर रहे थे। वे ऐसा वर्ण और जाति की हिंदू व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे थे। भीम सिंह पटेल ने बताया था कि किस तरह उन गांवों में दलितों द्वारा परंपरागत घृणित कार्य करने से इनकार करने पर सामंतों और ब्राह्मणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। और इन सब चीजों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिन्हें आप यदि नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। गुठली लड्डू भी इसी टाइप की एक फिल्म थी, और आयुष्मान खुराना के आर्टिकल 15 में भी इस तरह का मुद्दा उठाया गया था। सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ सीरीज में भी ये चीज दिखाई गई है। बहेलिया समुदाय के लिए पक्षियों को पकड़ने का पुश्तैनी कार्य भी इसी श्रेणी में आता है। यह भी उन्हें बलपूर्वक घृणित कार्यों से जोड़ने का ही काम है। क्या हमारा लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है? होना तो यह चाहिए था कि लोकसभा में बहेलिया समुदाय के पुनर्वास का प्रश्न उठाया जाता और उसे लोकतंत्र में भागीदार बनाया जाता। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि भारत राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और भारत के राष्ट्र में करोड़ों लोग आज भी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित हैं। वे लोकतंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं। वे दर बदर भटक कर अपनी जीविका कमाते हैं और कठोर से कठोर काम करके भी उन्हें मनुष्यता के अधिकार हासिल नहीं है। सबसे ज्यादा जो कामगार समुदाय हैं, जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और इस देश को बनाने में जिनका सबसे ज्यादा खून पसीना लगा है, वही जो है सम्मानित नहीं है इस देश में। ये कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि जनता दल के शरद यादव इसलिए पक्षियों को पकड़ने की छूट देना चाहते हैं कि लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। शरद जी आज तो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका डिस्कोर्स हमेशा रहेगा। उनके लिए यह एक मानवीय समस्या है। यदि लाखों लोग किसी घृणित और क्रूर व्यवसाय से जुड़े हैं तो वे मानवीय समस्या इस दृष्टि से है कि उससे लोगों को छुटकारा दिलाया जाए या इस दृष्टि से है कि उसे सुरक्षित रखा जाए।
वाजिब सवाल है। लाखों लोग इस देश में सिर्फ भीख मांगकर जीविका कमाते हैं और लाख लोग जरामय करके जीवन का निर्वाह करते हैं। तब क्या ये इसलिए उचित है कि लाखों लोगों को ये व्यवसाय हो गया है? अभी खबर छपी है कि मध्य प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में निवास करने वाली बांछड़ा और बेड़िया ऐसी जातियां हैं जिनकी क्रमशः 49 एवं 44% महिलाएं अपनी सामाजिक परंपराओं को अपनाकर वेश्यावृत्ति के अस्वच्छ धंधे में लिप्त है। कल यदि ये महिलाएं वेश्यावृत्ति के अस्वच्छ पेशे से मुक्त होना चाहें तो क्या शरद यादव जैसे लोग इसका इसीलिए विरोध करेंगे कि वह हजारों लोगों की जीविका का प्रश्न है और मानवीय समस्या है? काफी वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ ये कह करके इतने सारे लोगों का जो मतलब जीविका है उससे इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, गलत काम करने की इजाजत दे दी जाए। दरअसल ये हमारे लोकतंत्र का दोष है कि वे पिछले 50 सालों में निरंतर पूंजीवादी, सामंतवादी और ब्राह्मणवादी बनता गया है और परिणामतः दलितों और पिछड़ों में भी सत्ता प्राप्त अगड़ी जातियां अति दलितों में अति पिछड़ों के शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान को अपनी सत्ता के लिए खतरनाक मानती हैं। अन्यथा संसद में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का नारा देने वाली पार्टियों के प्रतिनिधि बहेलिया समुदाय के पुनर्वास और उसे राष्ट्र की धारा में लाने की मांग करते, उसे उसके घृणित पुश्तैनी धंधे से जोड़े रखने की नहीं। तो यहाँ पर शरद यादव जी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं कमल भारती जी। इन सब मुद्दों के ऊपर आपकी क्या राय है? बेबाक तरीके से कमेंट सेक्शन में रखिएगा। लेख लिखा गया था 12 मई 1997 को। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। आपकी क्या राय है मुझे बताते रहिएगा कमेंट सेक्शन में और इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा वीडियोस को यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले लेख के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।